हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के वन शॉट के थ्रू आप सारा बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे, इसके क्वेश्चन समझ जाएंगे, कैसे आपको ये सॉल्व करने हैं। एग्जाम्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप ये वन शॉट देखने के बाद कैपेबल हो पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा अगर आप अपनी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपका गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, तो वो भी आपको गॉड क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जैसा आप परचेज करना चाहें वैसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट। अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो अगर हम वन शॉट है क्योंकि हम ज़्यादा डीप में नहीं, इतना मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीली समझ पाएं कि वन शॉट का मतलब होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जहां पर इक्वेशंस के अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको कि जब भी इक्वेशंस के अंदर डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बस यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो आपको सारी के सारी इक्वेशंस में ऐसा होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में हो, डी वाई बाई डी एक्स हो या उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, मतलब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, इस तरीके से हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स हो, कहीं पर डी एक्स बाई डी वाई हो। दूसरी चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो ये भी ध्यान रखेंगे जो डेरिवेटिव्स है वो रूट के अंदर या उसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पोलिनोमियल में करते थे ना, पोलिनोमियल जब वेरिएबल्स हम देखते थे कि जो x है या y है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसको पोलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। सेम यही चीज आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स में देखनी है। एक्स वाई यहाँ पर जैसे मर्जी हो, डिवाइड में हो या फ्रैक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ यहाँ पर डेरिवेटिव से होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स आपको कैसे दिए गए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है इसमें, वो उसमें हम निकालेंगे इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपको सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर में आपको क्या देखना है, बस कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दे रखी है ना, उसमें डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, बस वो आपको देखना है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब यहां पर एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसके ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑर्डर बनेगा वन। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव एक बार हो रहा है। यहां पर देखो डेरिवेटिव एक बार इधर हो रहा है डी एस बाई डी टी, और दो बार यहां पर हो रहा है डी टू एस डी टी स्क्वायर, मीन्स यहां पर जो इसका ऑर्डर है ये ऑर्डर बनेगा इसका टू। इसके अलावा यहां पर देखो, यहां पर ये डी एक्स है, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, और यहां पर थोड़ा सा इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डी एक्स है यहाँ डी वाई है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, या आप dx को उधर ले जाओ, क्योंकि यहां पर देखो dy यहां पर भी है, dy यहां पर भी है, dy हम कॉमन निकाल देते हैं। तो dy आपने कॉमन निकाला तो यहां से बचा आपके पास x log dy बाई डी एक्स माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस dx को हम इधर ले जाएंगे और ये वाली जो सारी टर्म है इसको हम यहां पर ले आएंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहां पर आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव तो यहां पर एक ही बार है, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, एक ही बार है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो होगा वन। ऑर्डर तो इसका वन होगा, लेकिन जब आप बात डिग्री की करोगे तो डिग्री में अगर हम यहां पर देखें, पहले हम यहां से बात करें कि यहां पर देखो डी वाई बाई डी एक्स जहां से आपने ऑर्डर निकाला ना, इसकी कुछ पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं होती तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम पावर वन कंसीडर करते हैं। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी ये यहां पर आ जाएगी वन। यहां पर देखो, यहां पर पावर आपको ये वाली नहीं देखनी है, ठीक है, ये वाली नहीं देखनी। हमने ऑर्डर यहां से डिसाइड किया था कि सेकंड ऑर्डर यहां पर है, तो पावर भी हमें इसी की देखनी है, तो इसकी भी पावर यहां कुछ नहीं है, तो इसकी भी डिग्री आ जाएगी वन। जब हम इसको देखेंगे तो इसमें आपको डिग्री देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। अब आप कहोगे सर नॉट डिफाइंड कैसे होगा, जहां पर आपको लॉग वाले फंक्शन दे रखे हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखे हो। लॉग का आर्ग्यूमेंट आप यहां पर देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स है, लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी डेरिवेटिव में नहीं होता है और वो नहीं होना चाहिए।
अगर वो यहाँ से हट सकता, किसी तरीके से हट सकता, तो हम उसको हटाने के बाद फिर हम उसकी डिग्री देखेंगे, लेकिन ये यहाँ से हट नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो अगर आपके पास लॉग में डेरिवेटिव आ गया यहाँ पर या ई की पावर में डेरिवेटिव आ गया, तो उस केस में जो डिग्री होगी इसकी, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए इस वाले केस में डिग्री आएगी हमारी नॉट डिफाइंड। तो बस ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें आने के कोई चांसेस है नहीं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आपको जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ये कह रहा है द फंक्शन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स, द फंक्शन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास, उसका हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उस सॉल्यूशन में अगर वेरिएबल्स हो या इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, अभी तक कांस्टेंट तो हम पढ़ते आ रहे थे, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था एक सी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो क्या था, वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। हमने कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल में गए तो वहां से वो सी खत्म हो गया था, खैर ठीक है, लेकिन अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो सी की हम वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। तो जो कांस्टेंट जिनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो इस किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक वैल्यू होती है कांस्टेंट, मतलब फिक्स है, जैसे हमने लिख दिया 2 3 4, वो फिक्स है, उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो उन तरह के कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो किसी भी जनरल सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हो, तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। nth ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैज n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है, मतलब उसमें n टाइम्स डेरिवेटिव हुए हैं, तो उसके अंदर n टाइम्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, आपने उसमें 2 बार डेरिवेटिव किए, यानी उसका ऑर्डर था 2, उसका ऑर्डर था 2, ठीक है, या ऑर्डर था 3, तो जब आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ही होंगे। मतलब जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें होंगे। ऑर्डर 2 है तो 2 होंगे, ऑर्डर 3 है तो 3 होगा, ऑर्डर 10 है तो 10 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब इसका जो नाम है वही आ गया पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेसिफिक आंसर आपको देना है। जनरल सॉल्यूशन में कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं वहां पर। लेकिन जब हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, वैल्यू निकाल कर हम पुट कर देते हैं, तब वो बन जाता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमने क्या करा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, तो उससे हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन निकालते हो, कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है। होता क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू तो निकाल ही देते हैं, हम उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल देते हैं, उसको एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में बनेगा कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, बोल दिया उसका ऑर्डर है 3, तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर, तो आप आंसर लिखेंगे 3। लेकिन जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसी क्वेश्चन की बात करेंगे, भाई इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, तो आंसर लिखेंगे 0, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो उस वजह से उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी, कोई जनरल सॉल्यूशन दिया होगा, तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जैसे अब यहां पर ये कह रहा है कि ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आपको तरीका क्या होगा कि आप इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। या दूसरा तरीका ये होगा कि वहां पर d2y dx स्क्वायर dy बाई dx या y, इनकी जो वैल्यूज आ रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आप इक्वल प्रूव कर दो। दोनों तरीके में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो अब यहां पर इतना हमें पता है कि यहां पर x स्क्वायर, ये d2y dx स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहां पर आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो हम पहले डेरिवेटिव करते हैं। y का डेरिवेटिव बना dy बाई dx, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम डेरिवेटिव अगर करते हैं, दोबारा सेकंड डेरिवेटिव करते हैं,
तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आया d2y dx², ये आ जाएगा प्लस 2/x³ और ये हो जाएगा प्लस 1/x²। ठीक है, अब ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ये थी, ये सारी वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि x², लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि x² इनटू में सेकंड डेरिवेटिव प्लस x इनटू में फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको प्रूव करना है कि log x के बराबर है। तो x² को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 2/x, इधर से आ जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1/x -1, इधर से आ गया -1/x प्लस log x। तो यहाँ से देखो ये +1 -1 कैंसिल, ये -1/x -1/x -2/x हो गया और ये भी 2/x है, तो ये भी इन दोनों से कैंसिल, बच गया आपके पास log x। तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके आप ऐसे कर सकते हो। इक्वेशंस हम बनाते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ में इक्वेशन हम बनाते हैं, तो फिर आप जैसे भी देखना कि आपको जैसे कंफर्टेबल पड़ रहा है वैसे करो। यहाँ पर है y = a e की पावर bx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो हमने इसका डेरिवेटिव किया dy/dx, a तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा e की पावर bx, अब bx का डेरिवेटिव करेंगे तो b आ गया। अब हमारी जो सॉल्यूशन है उसमें हमें एक बार डेरिवेटिव और करना है, तो एक बार और डेरिवेटिव कर दो, इसको हम लिख देते हैं ऐसे ए बी ई की पावर बी एक्स। फिर सेकंड डेरिवेटिव किया हमने, तो ए बी तो कांस्टेंट है, ए की पावर बी एक्स का फिर से वैसे ही करेंगे और इनटू में बी आ जाएगा, तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर ए ई की पावर बी एक्स। अब जो हमें प्रूव करना था, प्रूव करने में ये वाली टर्म नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b² y। अब आप इसको इस साइड लेकर आएंगे तो इक्वेशन बन गई आपके पास d2y dx² माइनस b² y = 0। अब यहाँ पर हमने पुट नहीं करा है, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके उस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या जैसे हमने पिछले तरीका यूज किया था वैसे भी कर सकते हो। यहां पर कहता है कि वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो पहले क्वेश्चन का इतना पार्ट करते हैं यहां तक, फिर आल्सो वाला पोर्शन जो है ना उसको बाद में देखते हैं। तो अब यहां पर देखो कि भाई इसका डेरिवेटिव करना है, अब यहां पर डेरिवेटिव देखो एक ही बार करना है, तो एक बार डेरिवेटिव किया dy/dx, c कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर -x³ का करेंगे तो e की पावर -x³, अब -x³ का करोगे तो आ जाएगा -3x²। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें आपको ये वाली टर्म नहीं चाहिए, तो ये वाली टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है y, तो यहाँ पर रख देंगे y इंटू -3x²। अभी जो -3x² y है इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3x² y = 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये प्रूव हो गई। अब ये कह रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व, सॉल्यूशन कर्व मतलब यही है, सॉल्यूशन कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0.5। अब यहां पर एक इसने स्पेसिफिक वैल्यू दे दी कि अगर ये कर्व 0.5 से पास होता है तब आप इस कर्व को बताओ कि कर्व क्या होगा। तो इफ कर्व passes through 0.5 देन, तो आप क्या करेंगे, कर्व में x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, y की जगह 5 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 y की जगह 5, तो y आ गया यहाँ पर 5 c e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 5 = c। तो c की वैल्यू आपको 5 मिल गई, यानी आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया, c की वैल्यू निकालकर यहां पर इसको पुट कर देंगे तो कर्व आ जाएगा आपके पास y = 5 e की पावर -x³।
ये हमने इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया। नेक्स्ट में कहता है कि शो दैट दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ dx बाई डी वाई है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकाल कर ही पुट करना बेटर रहेगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, इससे ये कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a अपॉन वाई। अब इस वैल्यू को अब वहां पर पुट करो, राइट हैंड साइड को लो, राइट हैंड साइड में कह रहा है x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस a इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो ये आ गया 2a अपॉन वाई, dx बाई डी वाई की जगह आ गया y अपॉन 2a। तो यहाँ से a से a कैंसिल, और यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं कैंसिल, ये आ जाएगा 2ax अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, यहाँ पर y है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप y पुट करेंगे। y का मतलब है आपके पास √4ax। तो इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें 2y, यहाँ 2y एलसीएम आ गया आपके पास, 2 2 जा 4ax प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह या 4ax की जगह अब वैल्यू पुट कर दो वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये बन गया y इक्वल्स टू LHS। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। अब कहता है कि आपको अभी तक हमें क्या दे रखा था, उसने सीधा सीधा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी और साथ में एक आंसर भी दे रखा था कि आपको इसको ऐसे प्रूव करना है। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको इक्वेशंस क्या बनानी है। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यानी ये कह रहा है कि जो पैराबोला हमारे पास है जिनका एक्सिस ओरिजिन पर है और उनकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, मतलब उनका एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, मतलब पैराबोला इस तरीके से बन रहा है। अब फैमिली ऑफ पैराबोला मतलब इसी तरीके से आपको पैराबोला पास कर रहे हैं, जो भी पैराबोला है ना, बहुत सारे पैराबोला है, तो इनकी आपको एक जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हमें ये पता है कि जो ये वाले पैराबोला होते हैं इनकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनानी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें डेरिवेटिव कितनी बार करना है, तो डेरिवेटिव हम देखेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो यहां पर x और y ये तो वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक है हमारे पास a। तो यानी हमें एक बार डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में ये जो a होगा, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, इसको हमें एलिमिनेट कर देना है, इसको खत्म कर देना है। तो अब आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, अगर देखो मैं इसका ऐसे के ऐसे इसको मैं लेके चलूँ, इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा 2x 4a और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी x अपॉन 2a। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अभी मेरा आंसर फाइनल नहीं हुआ, यानी इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो तरीका क्या रहेगा कि आप यहाँ से या तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करो, या फिर आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो, जैसे आपको आसान पड़े। तो यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4y। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4y और 2a, यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर अपॉन में 4y। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। तो अब ये जो 2y है ये तो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आ गया 2y अपॉन में x। आप इसको इधर ले आओ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई।
ठीक है, इसमें हमें पुट करना पड़ा। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो कि आपने जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, हमें ये पता है कि हमें ये ए को एलिमिनेट करना है और डेरिवेटिव हम एक ही बार कर सकते हैं, तो अब इस y को आप लेफ्ट में ले आओ और अब यहां पर आप सीधा डेरिवेटिव कर दो। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट हो, है तो कांस्टेंट ही, तो डेरिवेटिव तो जीरो ही होना है। तो इसका मतलब यहां पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x y एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये इधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा आपके पास 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखो ये x भी कॉमन निकल जाएगा, तो 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आप कहोगे सर आंसर डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा आंसर में। अगर आप इसको यहाँ पर x को ऐसे कर दे, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते, x डी वाई बाई डी एक्स, फिर 2y को इधर लाते, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती। ठीक है, तो आप इसको ऐसे छोड़ोगे ये भी ठीक है, ऐसे छोड़ोगे ये भी ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय y इक्वल्स टू a e की पावर bx वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इक्वेशन जो हमारे पास y इक्वल्स टू a e की पावर bx, तो यहाँ पर आप देख रहे हो a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव करना अलाउड है, और दो बार डेरिवेटिव करना अलाउड क्या, दो बार ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम कम में काम चलाएंगे, दो बार ही हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा और दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें खत्म करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने, तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ई की पावर बी एक्स का ई की पावर बी एक्स आ गया और बी एक्स का डेरिवेटिव हो गया बी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हम एक को खत्म कर लेते हैं। कैसे कि ए की पावर बी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं y, तो ये बन जाएगा y इंटू में b। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो खत्म हो गया। अब दूसरा कांस्टेंट खत्म कैसे करेंगे, y को इधर ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू में b। अब यहां से आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो इसका आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में वाई एज इट इज माइनस का साइन, अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको इधर ले जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, ये बन गया वाई इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें बन गया, दो बार डेरिवेटिव हो गया और ए और बी दोनों जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो दोनों हमारे खत्म भी हो गए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उसमें अगर फोकाई एक्स एक्सिस पर हो तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हाइपरबोला है। तो इसमें अगर आपके पास फोकाई वाई एक्सिस पर हो तो फोकाई वाई एक्सिस पर होगा तो क्या होगा, ये जो y है ना ये पहले आ जाएगा और x यहाँ पर चला जाएगा, ये डिफरेंस होता है दोनों में। इस इक्वेशन को भी आप याद कर लो, साथ में इसके अलावा इलिप्स पैराबोला लाइन ये सब पता होना चाहिए आपको। इलिप्स में क्या होता है, बस यहाँ पर बीच में प्लस लग जाता है, बाकी इक्वेशन एक जैसी बनती है हाइपरबोला की और इलिप्स की, और पैराबोला की तो आप लोग यूज करते ही हो तो वो तो आपको याद होंगी। अब यहाँ पर देखो दो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब दो बार आपको डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया हमने 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका किया हमने 2y, फिर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप एक टर्म को उधर ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, अब ये जो -2 है ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक बार डेरिवेटिव हम कर चुके हैं लेकिन कोई भी कांस्टेंट हमारा खत्म नहीं हुआ। अगर हम इसको ऐसे ही रख के डेरिवेटिव करते हैं तो फिर खत्म नहीं होगा, तो हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो बेटर क्या रहेगा, इसमें भी मैं x को इधर ले आता हूँ, तो ये बन गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट हमने दोनों एक ही तरफ कर दिए। अब उससे ही फायदा क्या होगा, अब हम डेरिवेटिव करेंगे और दोनों कांस्टेंट का काम कर देंगे तमाम। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अब लेकिन यहाँ पर जब आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर हमारे पास दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब क्वोशिएंट रूल अगर हम प्रॉपर मैं लिखता हूँ, अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जो नीचे वाला फंक्शन है एज इट इज रहेगा माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा और नीचे वाले का हम करेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हमारे खत्म, बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके डेरिवेटिव में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन। अब ये y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा y और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स मतलब ये जो बाहर x है ये वाला, ठीक है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर आप डेरिवेटिव कर रहे हो x का, तो x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1। अब आपके पास ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में x प्लस x इंटू वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, थोड़ा सेकंड डेरिवेटिव पहले लिखो। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव में होल स्क्वायर वाला लिख दो, ये माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद आता है अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना रहे थे। हमें एक सिचुएशन दे रखी थी या एक इक्वेशन दे रखी थी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना रहे थे, तो वहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे थे। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे आपको डेरिवेटिव करना है। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, हमें उसका जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, यानी अब हमें उल्टा काम करना है। और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें सबसे पहला जो मेथड है ये कह रहा है कि भाई पहले आप करो वेरिएबल सेपरेबल से। अब जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब है x वाली टर्म्स को x के साथ लेके जाना है, y वाली टर्म्स को y के साथ लेके जाना है। तो जैसे आपके पास ये इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो इस y को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये हो गया 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर x वाला तो कोई वेरिएबल है नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 माइनस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे ले आएंगे, इसके डी वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, और इस डी एक्स को हम इधर ले जाएंगे। डी वाई और डी एक्स को दोनों आपको न्यूमरेटर में ही रखना है, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो डी वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब 1 अपॉन 1 माइनस वाई का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो लॉग में आंसर आता है, तो log 1 माइनस वाई। अब y का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ -1 से डिवाइड और करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस सी। इस -1 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -x माइनस सी। इस -x को आप इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस log 1 माइनस वाई, और यहाँ जो -c आ रहा है इसको आप खत्म करके कैपिटल C कर दो। यानी C जो जहां यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आएंगे ना उन सबको इकट्ठा कर दो, आप इकट्ठा करके एक कांस्टेंट आप दिखा दो, या आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर आप C1 लिख दो ताकि C में आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो -C1 आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने कैपिटल C करके लिख दिया, यानी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को।
तो अब यहाँ पर डी वाई और डी एक्स को आपको अलग अलग करना है, तो दोनों को पहले अलग अलग साइड्स में लेके जाना पड़ेगा, तभी अलग कर पाएंगे। तो इसको आप पहले उधर ले जाओ, तो y log y dx इक्वल्स टू एक्स डी वाई। अब जो यहाँ पर dx है तो इसके साथ x वाली टर्म रखनी है, x वाली टर्म ये है, बस इसको यहाँ नीचे ले आओ, dx अपॉन में x, और इसको आप इधर ले आओ। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई डी वाई। देखिए इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log y का जो डेरिवेटिव है, log y के डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वाई। तो मैं ये जो आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई अपॉन लॉग वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो हमारा आंसर सीधा लॉग में आ जाता है। तो लॉग वाई का जो डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन वाई, और वो आपको न्यूमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब वो डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर बन गया लॉग ऑफ लॉग वाई। अब देखो ये वाली टर्म भी लॉग में है, ये वाली टर्म भी लॉग में है, तो जो c लिखते हैं ना उसको भी आप लॉग में ही ले लो। अगर सारी टर्म बाकी की लॉग में आ रही है तो c को भी आप लॉग में ही ले लो। कांस्टेंट को अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप log y को इधर ले आओ, तो log x माइनस log ऑफ log y इक्वल्स टू log c। अब इन दोनों log को आप इकट्ठा करो प्रॉपर्टी लगाकर, तो ये x अपॉन log y ऊपर आ जाए, नीचे आ जाएगा log y। अब ये वाली टर्म भी log में है, ये वाली टर्म भी log में है, तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो log हट जाएगा, काटना नहीं इसे। ठीक है, बस लिख देना कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन log y इक्वल्स टू c। अब इस ऐसे भी लिखा रहने दो, या फिर आप इसको इधर भी लेके जा सकते हो, x इक्वल्स टू c log y। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब यहां पर भी देखो ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स ई की पावर, ये जो x प्लस वाई है इसको आपको अलग अलग करना है। जब तक ये अलग अलग नहीं होगा तब तक हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो e की पावर x प्लस वाई को लिख लिया हमने e की पावर x इंटू ई की पावर y। अब अलग अलग तो अभी भी नहीं कर पाएंगे, और क्या करना पड़ेगा, इसमें e की पावर y को कॉमन निकाल दो, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको अलग कर सकते हो, अब आप इसको अलग कर सकते हो, ई वाई को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर y को ऐसे लिख लेते हैं e की पावर माइनस वाई, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई -1, इसका यही रहेगा, इसका आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो इस -1 को आप उधर ले जाओ, e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सी, इसको मैं c1 कर देता हूँ। इन सबको आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी। अभी तक जो हम निकाल रहे थे, जो भी हमने सॉल्यूशन करे, इनमें देखो सी आ रहा है। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन करे थे उसमें भी सी आ रहा था, तो ये हमने निकाला जनरल सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि आप निकालो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको उसने कंडीशन दे दी कि y0 है x2 है। तो पहले जो स्टार्ट करेंगे हम, जैसे जनरल सॉल्यूशन करते हैं ना वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये dy बाई डी एक्स है, ये x इंटू में 2 log x प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy इक्वल्स टू में x 2 log x प्लस 1 और dx ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये वाली जो लॉग की इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ,
अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो y आ जाना है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बाय पार्ट्स मेथड लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हमारी बन नहीं रही कि भाई इसका डेरिवेटिव हमारे यहाँ पर कुछ दे रखा है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है। अगर यहाँ 1/x होता तो हमारा काम डायरेक्टली बन जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और यहाँ लगा देते हैं हम बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो पहला वाला फंक्शन होता है ये तो रहता है सेम, ठीक है, पहला वाला फंक्शन रहता है सेम 2 log x प्लस 1, और दूसरे वाले का हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा x²/2, फिर माइनस का साइन। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम करेंगे डेरिवेटिव, तो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और इसका तो हो जाएगा 0। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन यानी x²/2। तो इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी टेक्निक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको टेक्निक जो लगाते हैं हम नॉर्मली, वो टेक्निक भी लगानी पड़ सकती है कहीं कहीं। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया y इक्वल्स टू और 2 log x प्लस 1। यहाँ पर ये 2 इसके साथ ही है, अंदर नहीं है, यहाँ पर अंदर नहीं है, इसके साथ ही है। 2 log x प्लस 1 इंटू x²/2, यहाँ रह गया माइनस x dx। अब इस x का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस x²/2 प्लस c। अब इसमें से आप x²/2 कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास यहाँ बचेगा 2 log x प्लस 1, और यहाँ से बचेगा -1, ये इससे कैंसिल। अब क्या रह गया, y इक्वल्स टू x²/2 इंटू 2 log x प्लस c। अब ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, y इक्वल्स टू x² log x प्लस c। अब यहाँ पर अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो हमारा आंसर यहीं पर ही खत्म, लेकिन अब इसने कहा कि आपको इस कंडीशन के हिसाब से इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पुट करो, y की जगह 0 और x की जगह 2। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखो y की जगह यहाँ 0 कर देते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास x की जगह 2 और log 2 प्लस c। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 4 log 2 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या बनेगी, -4 log 2। इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर डाल दो, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बना, y इक्वल्स टू x² log x -4 log 2। ये आपके पास का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद जो इसका सेकंड मेथड है, ये अकॉर्डिंग टू, अगर आपके सिलेबस की बात करें इस साल की, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो ये नहीं है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर में इस बार दिया हुआ है, तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टाइप होती है, दो तरह की टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर इक्वेशन में ऐसे हो कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, यहाँ पर p और q क्या होंगे, p और q या तो फंक्शन ऑफ x होंगे, मतलब x की टर्म्स में होंगे, या फिर ये कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। अगर इस तरह की इक्वेशन होती है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ y। अब इसमें दो चीजें आपसे पूछेगा, या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अगर थोड़ा बड़े नंबर में देगा तो फिर इसका सॉल्यूशन पूछेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इसको हम डिनोट करते हैं आई एफ से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या रहता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, जो भी यहाँ से पी की वैल्यू हमारे पास आएगी उसका इंटीग्रेशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इसके आगे आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व करेंगे, उससे हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर होगा तो जनरल तो हमें निकालना ही निकालना है, बाद में c की वैल्यू हम डाल देंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं दी तो दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह हो सकता है कि यहाँ पर dx बाई dy हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, px इक्वल्स टू q। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा सब, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ पर x आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा बस, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो p और q है ये क्या बन जाएंगे, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। और ये हमारे पास बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना होगा तो ये बनेगा e की पावर p विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसमें आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपको या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में जैसे भी आपको दे रखा होगा उसी हिसाब से आपको आगे की चीज़ें सॉल्व करनी है। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए दोनों का कैसे करना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y और x। कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो फर्स्ट ऑर्डर इन y है, कौन सी ऐसी है जो फर्स्ट ऑर्डर इन x है। तो फर्स्ट ऑर्डर इन अगर y होती है तो उसमें हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है। तो ये वाली हमें इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इन y बन रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में बन रही है नहीं बन रही, क्या पता ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए देखना पड़ता है कि जो dy बाई डी एक्स के साथ में अगर यहाँ कुछ टर्म दे रखी है तो पहले उसको आपको हटाना है। तो उसको हटाने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर से आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ y एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया देखो dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई, इधर x 2 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर y थी उसमें क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर जो p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो अब आप यहाँ पर देखो जो y के साथ यहाँ टर्म आ रही है और यहाँ टर्म आ रही है वो कैसे है। यहाँ पर देखो y के साथ x की टर्म आ रही है, यहाँ पर भी x की टर्म है, x की टर्म है, ये कांस्टेंट है। तो मतलब ये आपका p बनेगा, ये q बनेगा, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। और कौन सी बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ x बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ y बन रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ dx बाई डी वाई है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर इन y बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर इन x बनेगी। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखना है कि फॉर्मेट आपका सही है नहीं सही है। तो यहाँ तो देखो आपको dx बाई डी वाई दे रखा है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखो x के साथ ही y वाली टर्म आ रही है, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, ये कांस्टेंट है। तो यानी ये हमें बना बनाए दे रखा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर इन x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे इस बार सैंपल पेपर में पूछा गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले तो आपको देखना है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास dy बाई डी एक्स की फॉर्म नहीं है, तो आपको dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई बनाना ही है। तो आप इसको उधर लेके जाओ, ये हो गया। अब दूसरी बात सोचने वाली बात यह है कि आप इसको dy बाई डी एक्स बनाओ या dx बाई डी वाई बनाओ, क्या आपको बनाना चाहिए।
तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर dx बाई dy बाई dx अगर मैं बनाता हूँ, तो dy बाई dx में क्या फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर मैं dy बाई dx बनाता हूँ तो यहाँ y वाली टर्म यही होनी चाहिए हमारे पास एक, लेकिन यहाँ पर तो वाई स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसमें आपको dx बाई dy वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसको इधर लाओ, x प्लस 2y² अपॉन में y, इस y को दोनों के साथ सेपरेट करो, तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई 2y² अपॉन वाई, इससे ये कैंसिल, ये वाली टर्म को आप इधर लाओ, ये हो जाएगा माइनस, ऐसे लिखो 1 अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू 2y। तो अब हमारा ये फॉर्मेट बन रहा है, x के साथ यहाँ पर माइनस 1 अपॉन वाई आ रहा है, तो ये हमारा p बन गया, ये हमारा q बन गया, दोनों y p और q दोनों आपके पास y की टर्म्स में आ गए। तो यानी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रही है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन रही है तो इसमें p की वैल्यू आपके पास है माइनस 1 अपॉन वाई और q की वैल्यू है 2 अपॉन वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है log y। अब e की पावर में अगर log आता है तो वो हमेशा आपको खत्म कर देना है, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में अगर कुछ है तो वो हटाना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस है, तो इसको आप ऐसे हटा सकते हो, e की पावर log y की पावर माइनस 1, इस माइनस को पावर में ले गए, तो e और log कैंसिल, y की पावर माइनस 1, यानी आंसर आ गया 1 अपॉन वाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना आपका 1 अपॉन वाई। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी देखो y की पावर यहाँ 3 है, मतलब यहाँ पर भी आपको यही वाला बनाना है, ये वाला नहीं बनाना। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो इजीली कि आपको कौन सा वाला फॉर्मेट बनाना चाहिए। तो अब यहाँ से dx बाई dy अगर आप लेते हैं तो y की पावर 3 2x e की पावर y अपॉन y इंटू में e की पावर y। अब आप इसको सेपरेट कर दो, y क्यूब y इंटू ई की पावर y प्लस 2x e की पावर y अपॉन y e की पावर y। इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो आप इस वाली टर्म को, x वाली टर्म को इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस 2 अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई। तो आपके पास p बन गया यहाँ पर माइनस 2 अपॉन वाई और q बन गया वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 2 लॉग वाई। अब इस माइनस 2 को आप इधर ले जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ना जब इंटीग्रेशन करते हो तो वहाँ c नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप c लगा दो, यहाँ पर माइनस 2 को ऊपर ले जाओ, ये और लॉग कैंसिल, तो y की पावर माइनस 2 यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप हमेशा, जिसमें आपको अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ तो आपको पता है कि भाई ये इससे करना है, लेकिन जब एग्जाम में जब आप करोगे तो आप पहले हमेशा वेरिएबल सेपरेबल चेक करोगे कि हाँ वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है तो उसी के हिसाब से करना है, लेकिन आप यहाँ से देखो, अगर कोशिश करोगे आप एक्स को और वाई को अलग अलग करने की तो यहाँ पर होगा नहीं, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब उसके लिए यहाँ से dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इन दोनों के साथ डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली टर्म है, इसको आप इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा प्लस, और इसको ऐसे लिखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई को अलग कर दो, अब यहाँ पर p की वैल्यू आप देखोगे तो
अब ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इन टर्म ऑफ वाई। तो आपके पास पी और क्यू दोनों एक्स की टर्म्स में आ गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर दिया है तो लॉग में आ जाएगा ये, तो e की पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई और लॉग दोनों कैंसिल, तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें क्या करना है आपको, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर इंटीग्रेशन करना है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q आपके पास ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, यहाँ पर इससे कैंसिल, तो इधर बच गया आपके पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 4x स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। बस यही आंसर आ जाएगा, इसको अब यहीं पर ही छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो प्रूव आपको ये करना है, और गिवन दैट वो आपको यहाँ पर दिया है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका ये आ रहा है, यहाँ पर आपको आंसर भी साथ में दे दिया। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इधर आ गया 2x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है, तो यानी यहाँ पर अगर आप p की वैल्यू देखते हो तो ये 2x बन रही है और q की वैल्यू x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x dx, और 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अभी तक जो भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे उसमें e कट रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं कटा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कटेगा ही कटेगा। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q आपके पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन में e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर यूजुअल नहीं है, मतलब x नहीं है, तो यानी x स्क्वायर को आपको पहले t पुट करना है, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा इसमें आपको। x स्क्वायर को t पुट किया तो ये बन गया 2x dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2x। तो यह लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं करना, ये तो ऐसा कैसे हमारा ठीक है। जो भी करना है आपको यहाँ करना है, ये e की पावर t हो गया, dx की जगह dt अपॉन 2x, इस x से ये x कैंसिल, इस 2 को आप निकाल दो बाहर, अब आपके पास ये बच गया e की पावर t। ठीक है, अब e की पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर t ही रहता है, प्लस में c। अब यहां से आप क्या काम कर सकते हो, e की पावर x स्क्वायर से, चलो पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में फिर हम उसमें लेकर आएंगे आंसर में। पहले c की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि पहले आप y को पुट करो 1 और x को पुट करो 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 e की पावर 0 1 बाई 2 e की पावर 0 प्लस c। e की पावर 0 होता है 1, ये भी 1 हो जाएगा, यानी ये 1 बाई 2 बन गया, और 1 बाई 2 को यहाँ लाके माइनस करोगे तो c की वैल्यू भी 1 बाई 2 आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, अब यहाँ से 2 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2y e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो x e की पावर x स्क्वायर है ना, इससे सारे को डिवाइड कर दो, तो सबको आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन e की पावर x स्क्वायर।
अब ये e की पावर एक्स स्क्वायर को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, हम ग्रोथ एंड डी के मॉडल के क्वेश्चन करते हैं। इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया आपका ग्रोथ एंड डी के मॉडल में से, तो 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन इसका आना है। अगर आ गया तो केस स्टडी में भी आ सकता है और नॉर्मल जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है। जो ग्रोथ एंड डी के मॉडल है, इसमें एक्चुअली आपको कुछ सिचुएशन में आपको पता करना पड़ेगा कि कोई चीज़ किस रेट से ग्रो कर रही थी या किस रेट से डिक्लाइन कर रही थी। ये सब चीज़ें आपको या तो दे रखी होगी या निकालनी होगी। तो बेसिकली इसमें फार्मूला तो कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़कर उनसे आपको इक्वेशन पहले बनानी है और फिर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कुछ 3-4 क्वेश्चन कर दें ताकि आप इससे फेमिलियर हो सके कि कैसे आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है, इन सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ये कह रहा है किसी कल्चर में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं जितने वो प्रेजेंट हैं उसी के प्रोपोर्शनल वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये मान के चलेंगे कि लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो पी है। अब ये कह रहा है कि उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बैक्टीरिया किस रेट से बढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ मतलब डी पी बाय डी टी। ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट मतलब पी हो गया कि उस समय पर इतने बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट थे। तो ये जो प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन जब भी देगा आपको तो ऐसे लगाना है, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर, इसका साइन हटाकर आपको इक्वल्स टू के पी, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। अब यहां से आप इस dt को इधर ले जाओ, p को यहां नीचे लाओ। ये हम कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा log p, ये आ जाएगा के टी प्लस सी। ये बन गया आपको पहली इक्वेशन। हर क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन बनानी है। उसके बाद अब देखो आगे कंडीशन क्या कहता है कि इट इज फाउंड दैट देयर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने हैं। एंड 40,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, और 5 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने हैं। तो हाउ मेनी बैक्टीरिया वर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे। तो स्टार्टिंग में अगर आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं दे रखे हैं तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर आपको हमेशा स्टार्ट करना है कि इफ टी इक्वल्स टू 0, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई इनिशियल वैल्यू आपको दी है या नहीं दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर ले लेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर इस समय प्रेजेंट है पी नॉट। तो यहाँ पर लॉग पी नॉट इक्वल्स टू में ये 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी लॉग ऑफ पी नॉट। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास सेकेंड। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में आगे कंडीशंस हैं उनका यूज करो। ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 3 आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 10,000, यानी इफ टी इक्वल्स टू 3 देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 10,000। तो इसको आप यहां पर पुट करो तो ये बन जाएगा आपके पास log 10,000 इक्वल्स टू के टी प्लस टी की जगह 3 आ जाएगा प्लस log पी नॉट। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। फिर अगली कंडीशन है उसमें कह रहा है कि इफ टी इक्वल्स टू 5 देन पी इक्वल्स टू 40,000। तो यहाँ पर आ जाएगा log 10,000 की जगह 40,000, इधर आ जाएगा 5k प्लस log ऑफ पी नॉट। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपको पी नॉट की और के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पहले आप क्या करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट थर्ड।
फोर्थ माइनस थर्ड, तो log 40,000 माइनस log 10,000 इक्वल्स टू 5k प्लस log p नॉट में से इसको माइनस करेंगे तो 3k माइनस log p नॉट, ये कैंसिल। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 40,000 तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 10,000, यहाँ पर आ गया ये 2k, इससे कैंसिल, तो ये बन गया log 4। आप इसको log 4 को ऐसे भी लिख सकते हो log 2 रेज टू पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब log की प्रॉपर्टी लगाकर ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे 2 log 2 इक्वल्स टू 2k, इस 2 से ये कैंसिल, तो k की वैल्यू बन गई log 2। तो k की वैल्यू निकल गई। अब k की वैल्यू को पुट कर दो, आप थर्ड में पुट कर दो या फोर्थ में पुट कर दो, कहीं भी कर दो। फ्रॉम थर्ड log 10,000 3 k की जगह आ जाएगा log 2 प्लस log p नॉट। आपको log p नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप अलग रखो, इसको इधर ले आओ। यहां से इन दोनों में log की प्रॉपर्टी लगाने में एक चीज अभी गड़बड़ हो रही है, बस यहां पर ये 3 आ रहा है, तो log की प्रॉपर्टी लगाओ, इस 3 को पावर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा log 10,000 इक्वल्स टू log इक्वल टू माइनस log 2 की पावर 3। अब आप इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो जो 10,000 है ये तो ऊपर आ जाएगा और 2 की पावर 3 ये 8 नीचे आ जाएगा। अब दोनों साइड में log आ रहा है, log कर देना कैंसिल, मतलब काटना नहीं, कंपेयरिंग बोथ साइड, 10,000 अपॉन 8 इक्वल्स टू p नॉट। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 2 से काटोगे ऐसे तो 1250, क्या था ये, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1250, ये आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि मिस रजनी डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक दैट पेज 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। ये कहता है कि रजनी ने ₹10,000 बैंक में जमा किए जिस पर उसको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हाउ मच अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पर जो ग्रोथ है ना आपकी, ये प्रोपोर्शनल नहीं दे रही कि ये फिक्स दे रही कि भाई 10% 4% के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल है वो ग्रो कर रहा है। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है कि लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, तो डी पी बाई डी टी किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, 4%। 4% किसका, जितना प्रिंसिपल उस समय प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको यहाँ पहले परसेंटेज हटा देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल कर दो, पी को आप इधर ले आओ, डी पी अपॉन में पी, और इधर से आ जाएगा 1/25 डी टी। अब कर देना हमें इसको इंटीग्रेट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा log p इक्वल्स टू 1/25 t प्लस c। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, पहले तो उसके लिए वही करो काम कि भाई t अगर 0 है तो उस समय p कितना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको उसने दे रखा है कि भाई ₹10,000 बैंक में जमा किए, यानी जो इनिशियल वैल्यू है जब t 0 है तो उस समय p की वैल्यू 10,000 है। तो यहाँ पर इसको आप पुट करेंगे इधर, log 10,000 इक्वल्स टू ये 0 आ जाएगा प्लस में c, मतलब c की वैल्यू आ जाएगी log 10,000। अब आपको इसको तो यहाँ पुट कर देना, तो इक्वेशन बन गई log p इक्वल्स टू 1/25 t प्लस log 10,000। अब आगे कहता है यहाँ पर ये कि हाउ मच अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब अगर t की वैल्यू
इफ टी इक्वल्स टू 10 है तो पी की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको टी की जगह यहाँ पर 10 पुट करना है, और इससे पहले एक काम करो, इस लॉग को आप इधर ले आओ, लॉग लॉग वाले दोनों इकट्ठे हो जाए। तो उससे पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग पी अपॉन 10,000। अब यहाँ पर आपको देखो, लॉग में अगर वैल्यूज दे रखी हो तो उसको लॉग में रखो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको e की पावर 0.4 की दी है। तो हम इसको, इस सिचुएशन को हम पहले ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास वो आ गई, ठीक है। ठीक है, इसको हम लॉग को हटाकर इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा p अपॉन 10,000 इक्वल्स टू e की पावर t अपॉन 25। लॉग को जब आप इस साइड में लेकर आओगे तो वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पर टर्म होती है वो पावर में चली जाती है। अब यहाँ पर टी की जगह आप 10 पुट कर दो। इफ टी इक्वल्स टू 10 देन तो p अपॉन 10,000 e की पावर आ जाएगी यहाँ पर 100 अपॉन में 25। तो ये आएगा आपके पास 10 e की जगह 10। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.4। और e की पावर 0.4 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 1.49182। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 14918.20। ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 10 साल के बाद। अब आगे कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मनी टू डबल। अगर हमें मनी को डबल करना है तो टाइम कितना लगेगा? तो इस केस में आप इसी को लेके चलो, क्योंकि आपको देखो लॉग वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो अब इसी को लेके चलेंगे। आ जाएगा लॉग p अपॉन 10,000 इक्वल्स टू t अपॉन 25। ये कह रहा है कि मनी अगर डबल हो जाए, डबल का मतलब है कि p की वैल्यू हो जाए, स्टार्टिंग में कितनी थी 10,000 थी, तो ये हो जाए 20,000। तो यहाँ पर पुट कर दो लॉग 20,000 अपॉन 10,000। तो ये काटने के बाद log 2 बचेगा, और log के बेस में कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब वहां पर बेस e कंसिडर करते हैं जब भी हम कैलकुलस करते हैं। तो t की वैल्यू क्या बनेगी 25 इंटू में log 2, और log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.6931। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25, 75 और 2 77, 25 निम 225 और 7 232, बचे 23, 25 एक 150, 150 और 23 यानी 173। डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, यानी 17.33 ईयर्स। इतने टाइम में जो पैसा है वो हमारा डबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये कहता है कि केक इज टेकन आउट फ्रॉम एन ओवन एंड व्हेन इट्स टेम्परेचर हैज रीच 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम ओवन में केक बना रहे हैं और केक का जो टेम्परेचर है 185 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो हमने उसको ओवन में से बाहर निकाल लिया। एंड इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल इन ए रूम हुज टेम्परेचर इज 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो उसको हमने एक रूम के अंदर रखा, उस रूम का टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द केक रीचेज 150 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर हाफ एन आवर, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर 45 मिनट्स। तो अब यहाँ पर आपने जब उसको रूम में रखा तो रूम का एक फिक्स टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है कैपिटल टी, लेट टी बी द टेम्परेचर एट एनी टाइम स्मॉल टी, तो उस केस में उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा डी टी बाई डी टी, ये जो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये होगा माइनस के टाइम्स ऑफ टी माइनस ए। ए यहां पर क्या है, वेयर ए इज रूम टेम्परेचर।
यानी जो रूम टेम्परेचर है और जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस होगा हमेशा उसी के प्रोपोर्शनल चेंज होगा। अब चेंज होने का मतलब है भाई रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो गर्म तो होगा नहीं, ठंडा होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा इसलिए यहाँ पर माइनस के लिख देते हैं। अगर आप प्लस के भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके अपने आप के की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो आप माइनस के प्लस के जैसे मर्जी रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक ही जगह आपको रख देना जो रूम टेम्परेचर है जो फिक्स है। तो ये बन गया आपके पास डी टी अपॉन में डी टी माइनस के टी माइनस 75। अब टी माइनस 75 को आप इधर ले आओ, और ये आ जाएगा माइनस के डी टी। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा लॉग ऑफ कैपिटल टी माइनस 75 माइनस के टी प्लस सी। फिर वैसे स्टार्ट करेंगे। अगर टी जीरो है तो टी जीरो है मतलब जब हमने स्टार्टिंग की बात करी तो उस समय उसने दिया था कि टेम्परेचर इसका 185 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 185 डिग्री पुट कर देंगे कैपिटल टी को। ये आ गया लॉग 185 माइनस 75, ये हो जाएगा 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से लॉग 110। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो बन गया log t माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 110। अब उसके बाद जो कंडीशन है वो कह रहा है कि उसमें केक का टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे में। अब आधे घंटे में आधा घंटा नहीं लेना आपको, यहाँ पर 30 मिनट्स लेने हैं क्योंकि आगे आपको मिनट्स में दे रखा है। अगर यहाँ भी आवर्स में होता तो फिर आवर्स में लेते, यानी इफ़ t इक्वल्स टू 30 देन कैपिटल T इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पर 150 रखेंगे तो ये बन जाएगा log 150 माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस 30 के प्लस log 110। अभी जो माइनस 30 के ना इसको आप इधर ले आओ क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से log 110 माइनस log 75। तो k बन गया आपके पास log 110 अपॉन 75। अब उसके बाद आगे क्या कहता है कि व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर 45 मिनट्स, यानी इफ t इक्वल्स टू 45 डिग्री नहीं 45 मिनट्स, देन कैपिटल T हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप पुट करो, इसी में पुट करो log t माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस के टी। तो माइनस के की जगह हम ये पुट कर देंगे, टी की जगह 45। ठीक है, ये अलग है, ये log के साथ इसको काट नहीं सकते हम, और प्लस में log 110। तो अब यहाँ से आप हमें टी निकालना है ना, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए आपके पास एक ये 30 हो रह गया ना, के की वैल्यू हमारे पास 30 भी तो थी, यहाँ से यहाँ पर रह गया भाई, ये 30 हो रहेगा इधर। तो इधर आपके पास के की वैल्यू ये नहीं आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 1/30 log 110 अपॉन 75। तो यहाँ पर 1/30 हो रहेगा। ठीक है, अब ये जो 30 है और ये 45 है, ये दोनों आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम इसके साथ करेंगे, इसको अलग रखेंगे। तो इसको आप ऐसे रखो log t माइनस 75 इक्वल्स टू 15 दूनी 30, 15 तिये 45। यहाँ पर 0.6818 की पावर 1.5 है। इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है हमें उसके हिसाब से इसको लाना पड़ेगा।
तो उसको लाने के लिए आपको इस लॉग को आप इधर ही ले आओ। तो ये हो जाएगा -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 log 110/75। यहाँ से दोनों को इकट्ठा किया हमने तो log t-75/110, इधर से आ जाएगा ये log 110/75 की पावर -1.5। तो दोनों तरफ से log हटाएंगे तो ये आपके पास ये आ रहा है। अब जो हमें वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है उसमें पावर 1.5 है, पॉजिटिव है। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अब 75 को अगर आप 110 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये वाली टर्म बनेगी। इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, बेशक वाली टर्म बनेगी। तो ये बन जाएगा आपके पास t-75/110 आ जाएगा 0.6818, इसकी पावर 1.5। अब इसको यहाँ ले आएंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो t-75/110 और इसकी जगह पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.563। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 6 + 3 9, 5 + 6 11 और 5 + 1 6 और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। तो 61.93, इस 75 को उधर ले जाके ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 5 और 1 6, 7 6 13, 136.93 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा कितने घंटे के बाद? 45 मिनट्स के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कहता है द अमाउंट ऑफ रेडियो कार्बन प्रेजेंट आफ्टर टी ईयर इज गिवन बाय दिस। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है a इक्वल्स टू a नॉट e की पावर -log2 1/5700 इंटू में t। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो कार्बन। अगर रेडियो कार्बन की लाइफ हाफ हो जाए यानी a की वैल्यू हो जाए a0/2 तो उस समय पर t कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो a की जगह a0/2, यहाँ आ जाएगा a0 e की पावर -log2, इसको ऐसे लिख देते हैं t/5700। यहाँ से ये कैंसिल। अब यहाँ पर आपको t की वैल्यू निकालनी है पावर में, तो इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए आपको लॉग लगा देना है, तो इधर लॉग लगाएंगे log 1/2, इधर लगा देंगे log e की पावर -log2 t/5700। अब यहाँ पर देखो कि ये आपके पास ये log 1/2 है। इस 1/2 को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो log की प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट को अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये -log2 बन जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा -log2 और t/5700। ये -log2 कैंसिल, t आ जाएगा आपके पास 5700 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि चारकोल फ्रॉम एन एनशिएंट पिट कंटेन 1/4 ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग सैंपल ऑफ सेम साइज, एस्टिमेट द एज ऑफ द चारकोल। यानी वो इसी सेम साइज की बात कर रहा है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें अगर आपके पास जो चारकोल है वो 1/4 रह जाता है, जैसे यहाँ पर हाफ रह गया था वहाँ पर 1/4 रह जाता है। तो इसी तरीके से प्रोसीड करना है आपको। तो इफ़ a इक्वल्स टू a0/4, 2 की जगह बस 4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। a0/4, a0 e की पावर -log2 और यहाँ पर आ जाएगा t
तो t/5700, फिर ये कैंसिल, लॉग लगा देंगे ऐसे ही, यहाँ भी लॉग लगा देंगे, ये बन जाएगा -log4, इधर से -log2, ये माइनस कैंसिल हो गया। पिछली बार तो यहाँ पर log2 था, कैंसिल हो गया। आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, log4 को लिख दो आप log2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, log2 कैंसिल, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11,400 ईयर्स। इतने साल में जो चारकोल है वो 1/4 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका वन शॉट यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।